हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर आईएएस। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड वन लेक्चर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़। ऑलरेडी हमने एक यहाँ पे जो इसका पहला भाग था उसको आपके सामने पेश कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों, हमने यूपीएससी 2022 करंट अफेयर्स क्रैश कोर्स के लिए एक प्लेलिस्ट को तैयार किया हुआ है जो कि सुपर आईएएस चैनल पे ही आपको देखने को मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट को जाकर के आप लोग रेफर कर सकते हैं और उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग हमारी पुरानी वीडियोस को भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द सेकंड एंड द फाइनल सेट फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आपको बता दूं कि ये सारी की सारी जो डिस्कशंस हम लोग कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं हमारे आईआर के ही सेट्स को पूरा करवाने में हेल्प कर रही हैं। आईआर के भी ऑलरेडी मैं आपके सामने 2 सेट्स पेश कर चुका हूँ और इवन प्लेसेस इन न्यूज़ का भी जो मैंने आपके सामने सेट्स को पेश किया है वो भी कहीं ना कहीं आईआर के साथ ही दोस्तों लिंक करता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं, संपर्क में आना चाहते हैं और मेरे लेक्चर्स की पीडीएफ्स और मेरे लेक्चर्स की डिटेल्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने अभी तक सुपर आईएएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं सो दैट आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। बताना चाहूँगा सुपर आईएएस आपके लिए एक नई पहल लेकर आया है जिसमें कि हम लोग आपके लिए सुपर कोचिंग को लेकर आए हैं। दोस्तों, इस सुपर कोचिंग के माध्यम से आप लोग इंडिया के जो बेस्ट यूपीएससी इंस्टीट्यूट्स हैं इनकी मदद से अपने घर बैठकर अपनी तैयारी को किक स्टार्ट कर सकते हैं। एक सिंगल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आप लोग ऐसा कर सकते हैं जिसमें कि इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे और इसमें जो आपको फीस पड़ेगी वो बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल बनाई गई है। इट इज़ मेयरली 2000 रुपीज़ पर मंथ, ये वाला दाम आपको मिलेगा। अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं A2 सर के नाम से, इसमें आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है और आपको इफेक्टिव जो कॉस्ट पड़ेगी 1 साल की वो केवल 24,000 पड़ने वाली है। ऑल राइट, तो शुरू करते हैं आज के इस डिस्कशन को। पिछली वाली डिस्कशन में मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करवा दूं, हमने यूएनएससी के बारे में दोस्तों बातचीत करी थी, हमने G20 के बारे में बातचीत करी थी। बाय द वे, मैं इस साल G20 को लेकर एक श्योर शॉट, एक डेफिनेट क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। हमने दोस्तों साथ ही में आसियान के बारे में ब्रीफली बात करी थी और हमने जो है एससीओ के बारे में भी बातचीत करी थी, बिकॉज इस साल जो इंडिया है वो एससीओ की प्रेसिडेंटशिप को संभालने वाला है और जो समिट है वो 2022 का वो इंडिया में होने वाला है सितंबर के महीने में। देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ पर रशिया, चाइना और पाकिस्तान, क्या इनके जो लीडर्स हैं वो भारत में आते हैं या फिर नहीं। आज के इस लेक्चर में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूँ ब्रिक्स के बारे में, सार्क के बारे में, ओपेक एवं ओपेक प्लस के बारे में। कई सारे विद्यार्थियों को इसमें कन्फ्यूजन है, उस कन्फ्यूजन को बहुत ही आसान शब्दों में क्लियर किया जाएगा। देन वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ बिम्स्टेक। नंबर 1 स्टार्ट करते हैं विद रेफरेंस टू ब्रिक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इन 2001 द ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील कॉइंड द टर्म ब्रिक, यहाँ पे देखिए एस मिसिंग है, टू डिस्क्राइब द 4 emerging economies of Brazil, Russia, India and China. The chairmanship of the forum is rotated monthly among the members. ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 तो साफ साफ गलत है, क्योंकि इसका जो चेयरमैनशिप है इस मंच का, ये इसकी जो रोटेशन होती है ये मंथली नहीं होती है बल्कि ये आपको एनुअली देखने को मिलती है। सो मैंने आपको कल बताया था यूएनएससी के केस में जिसमें हमने बात करी थी, जिसमें कि आपको 15 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। इसमें दोस्तों जो मेंबरशिप होती है, ये जो इसकी प्रेसिडेंटशिप होती है ये मंथली रोटेट होती है, लेकिन ब्रिक्स के केस में ऐसा नहीं होता। ये सालाना बेसिस पे आपकी रोटेशन देखने को मिलती है, ना कि मंथली बेसिस पे। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे बिल्कुल सही है कि ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील थे जिन्होंने टर्म ब्रिक को यहाँ पे जो है कॉइन किया था। उस टाइम पे शुरू में असल में केवल इसमें 4 कंट्रीज थी, साउथ अफ्रीका कुछ समय के बाद जुड़ी थी, तब जाकर के इसको ब्रिक्स बेसिकली बनाया गया था। सो ऑप्शन नंबर A ओनली आपका यहाँ पे सही जवाब बन जाएगा। ब्रिक्स की सुर्खियों में है उसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, ब्रिक्स का जो 13वां सम्मेलन था वो हमें देखने को मिला था और ये वाला जो सम्मेलन था इट वाज हेल्ड अंडर द इंडियाज चेयरमैनशिप। तो यहाँ पर ब्रिक्स समिट अंडर इंडियाज चेयरमैनशिप टू बी हेल्ड ऑन September 9, ये देखिए अगस्त 6, 2021 की ये वाली खबर है। इसका जो विषय था या फिर इसका जो थीम था वो था ब्रिक्स एट 15 इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। ये इसकी थीम थी, इसको लेके भी सवाल आ सकता है। सो थीम याद करनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज आप इसको पढ़ लेंगे आपको रिकॉल हो जाएगा, उससे भी आपको यहाँ पे जो है काफ़ी सारी हेल्प मिल जाएगी अगर एक क्वेश्चन आता है तो। इस
समिट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई थी, कुछ बहुत मेजर डिस्कस नहीं हुआ था, इसीलिए हम इसको बहुत जल्दी से यहाँ पे खत्म करेंगे। हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स ऑफ सेवरल न्यू इनिशिएटिव्स ड्यूरिंग इंडियाज चेयरशिप दिस ईयर, दैट इज अग्रीमेंट ऑन कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, अ वर्चुअल ब्रिक्स वैक्सीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, ब्रिक्स अलायंस ऑन ग्रीन टूरिज्म वगैरह वगैरह। सो कुछ भी इसमें मेजर नहीं है, कुछ भी इसमें डिफाइनिंग नहीं है, इसीलिए कुछ बहुत ज़्यादा हमें इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। एक नया काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था ब्रिक्स के द्वारा, विच इंक्लूडेड द काउंटरिंग रेडिकलाइजेशन एंड ऑनलाइन टेररिस्ट थ्रेट्स, बॉर्डर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस शेयरिंग वगैरह वगैरह। तो ये जो है दिस इज समथिंग न्यू। आपसे ये चीज़ पूछी जा सकती है कि ये पहली बार ब्रिक्स में 2021 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ इंडिया ब्रिक्स के द्वारा काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान को अडॉप्ट करवाया गया था। इस तरह के सवाल यूपीएससी पहले पूछ चुकी है कि ये वाला जो प्लान था या फिर ये वाला जो पहल थी ये कौन से साल में ब्रिक्स में ली गई थी, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मालूम होनी ज़रूरी है। इसके बाद इन्होंने अफगानिस्तान में जो हालात उस टाइम पे काफ़ी हद तक बिगड़ चुके थे, इसमें उन्होंने कहा था कि वी नीड एन इंक्लूसिव इंट्रा अफगान डायलॉग, कि ब्रिक्स जो है उसको आगे आना चाहिए सो दैट वो अफगानिस्तान के अंदर जो अमन और शांति है उसको वापस से ला सके। और साथ ही में डिक्लेरेशन कॉल्ड फॉर रिफॉर्म्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूएनएससी। इन्होंने कहा था कि यूएनएससी में जो परमानेंट मेंबरशिप है उसमें हमें काफ़ी बदलाव लाने की आवश्यकता है और उसमें नए मेंबर्स को इंक्लूड करने की आवश्यकता है। इट इज़ द फर्स्ट टाइम दैट ब्रिक्स हैज़ टेकन अ कलेक्टिव पोजिशन ऑन स्ट्रेंथनिंग एंड रिफॉर्मिंग द मल्टीलेटरल सिस्टम्स। तो ये भी पहली बार था। ये एक बड़ी बात इसलिए बन जाती है बिकॉज चाइना जो कि यूएनएससी में एक परमानेंट मेंबर है दोस्तों, चाइना जो कि यूएनएससी में परमानेंट मेंबर है, वो कभी भी इंडिया की मेंबरशिप को यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता था, लेकिन ब्रिक्स के द्वारा ऐसा करा जाना अपने आप में एक बड़ी बात थी। तो केवल आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक तो ब्रिक्स का काउंटर टेररिज्म एक्शन प्लान, दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जो है ये आपका यूएनएससी में रिफॉर्म्स को लेकर ब्रिक्स ने इस बार आवाज़ उठाई है और चाइना ने भी इसमें जो है आवाज़ साथ में ही उठाई है। बाकी चीज़ें भी यहाँ पे हुई हैं, लेकिन ये दो चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाती हैं। अगर ब्रिक्स के बेसिक्स के बारे में बात करें तो देखिए आपके सामने है जो ब्रिक्स है, ये 2001 में ब्रिटेन के इकोनॉमिस्ट जिम ओनील इन्होंने टर्म बनाई थी ब्रिक टू डिस्क्राइब 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज ऑफ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। और इसमें क्या हुआ था कि इसकी जो पहली मीटिंग हुई थी ब्रिक के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी 2006 में हुई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका को इनवाइट किया गया था 2010 में, जिसके बाद जो ग्रुपिंग का नाम है वो बदलकर बन चुका था ब्रिक्स। आज के डेट में अगर आप देखेंगे कुल मिला के 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। आई थिंक सबसे आसान अगर किसी भी चीज़ की मेंबर्स को याद करना है तो वो ब्रिक्स ही है, बिकॉज इसमें इसके नाम में ही आपको इसके मेंबर्स देखने को मिल जाते हैं। ये दोस्तों आपके सामने है द ब्रिक कंट्रीज एंड द लीडर्स, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यहाँ पे व्लादिमीर पुतिन है, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हैं, जी जिनपिंग हैं, यहाँ पे साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट साइरिल रामाफोसा है और यहाँ पे ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट मिस्टर माइकल टेमर भी देखने को मिल रहे हैं। जो इसकी चेयरमैनशिप है इट इज़ रोटेटेड एनुअली, ना कि मंथली, ठीक है। तो ये एनुअली होता है। इंडिया इज़ द चेयर फॉर 2021, अगले साल इसका जो चेयरमैन होगा वो कोई और होने वाला है। ऑल्सो एक चीज़ का ध्यान रखिए, ड्यूरिंग द 6th ब्रिक्स समिट इन फोर्टालेजा, इसी चीज़ को लेके यूपीएससी ने सवाल पूछा था। 2015 के पीटी पेपर को जाके देख लीजिए। 2015 के पीटी पेपर में यूपीएससी ने पूछा था कि ये जो 2014 की समिट हुई थी फोर्टालेजा में, ये कौन सी समिट हुई थी दोस्तों, तो वो ब्रिक्स का 6ठा सम्मेलन था और ये बहुत ही अहम था बिकॉज यहाँ पर सभी देशों के जो नेता थे, जो लीडर्स थे, इन्होंने एक अग्रीमेंट को साइन किया था फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एनडीबी। एनडीबी वो वाला बैंक है जिसका हेडक्वार्टर आपको शंघाई चाइना में देखने को मिलता है और साथ ही में इन्होंने ब्रिक्स का जो कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है इसको भी यहाँ पे साइन किया था। मेंस के 2014 के पेपर में एनडीबी और सीआरए को लेकर भी सवाल आ चुका है। तो जिस तरीके से वर्ल्ड बैंक काम करता है और आईएमएफ काम करता है, उसी तरीके से एनडीबी बनाया गया था एनालॉगस टू वर्ल्ड बैंक, और सीआरए जो कि कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है वो बनाया गया था एनालॉगस टू आईएमएफ, टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी सपोर्ट टू द मेंबर्स ऑफ द ब्रिक्स नेशंस। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर मेजर ग्लोबल एंड रीजनल मल्टीलेटरल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस विद इंडियन मेंबरशिप। तो वर्ल्ड बैंक, यहाँ पर आईबीआरडी, आईएफसी, आईडीए, मीगा आपको मालूम होगा इसका हेडक्वार्टर दोस्तों वॉशिंगटन में लोकेटेड है। आईएमएफ ये भी वॉशिंगटन में देखने को मिलता है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ग्रुप, इसका हेडक्वार्टर आइवरी कोस्ट का एक अहम शहर है। आइवरी कोस्ट एक देश है बाय द वे जो कि अफ्रीका में देखने को मिलता है, इसका एक अहम शहर है अबिदजान, यहाँ पे देखने को मिलेगा। एडीबी जो बैंक है इसका आपको मालूम होना चाहिए, इसके बारे में भी यूपीएससी सवाल पूछ चुकी है। मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी भी है, यहाँ पर देखने को मिलता है।
न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों शंघाई चाइना में है, और AIIB दैट इज द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसका हेडक्वार्टर दोस्तों बीजिंग चाइना में लोकेटेड है। ये जो है काफ़ी पुराने हैं, देखिए 1940s में, 1940s में, 1960s में, ये भी 1960s में, लेकिन ये वाले दोनों काफ़ी नए हैं। और AIIB को लेकर भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, ब्रिक्स को लेकर भी, NDB को लेकर भी UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है। इसमें आपको प्लीज़ हेडक्वार्टर्स ध्यान रखने बहुत इंपॉर्टेंट है। ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है, NDB और AIIB के हेडक्वार्टर्स दोनों चाइना में है, लेकिन NDB शंघाई में है जो कि चाइना का एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक शहर माना जाता है, और AIIB जो है वो चाइनीज कैपिटल बीजिंग में देखने को मिल जाता है। ध्यान रखिए इन बातों का। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विद रेफरेंस टू सार्क, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पिछले साल भी सेम चीज़ हुई थी। सार्क को लेकर क्या हुआ था कि इन्होंने कहा था कि सार्क के जो सम्मेलन है वो काफ़ी टाइम से नहीं हो रहे हैं, आपको मालूम होगा, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं वो अभी भी चल रही हैं। तो उसी को लेकर ये चीज़ सामने आई थी कि सार्क का जो सम्मेलन है क्या वो अब होगा या नहीं होगा। सो हेडक्वार्टर्स एंड सेक्रेटेरिएट ऑफ दी सार्क एसोसिएशन आर लोकेटेड एट ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, आपको हेडक्वार्टर मालूम होना चाहिए। अफगानिस्तान बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ सार्क इन 2015। तो सार्क में वैसे तो देखिए सार्क की जो फुल फॉर्म है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, लेकिन अफगानिस्तान को भी इसमें एंट्री दी गई थी। अब सवाल ये आता है कि ये किस साल में अफगानिस्तान को फुल टाइम मेंबर बनाया गया था, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने है सितंबर 23, 2021 की ये न्यूज़ है। सार्क मीटिंग वॉज वंस अगेन कैंसल्ड। Recently, SAARC meeting was cancelled as member states were unable to agree upon the participation of Afghanistan, कि क्या यहाँ पे अफगानिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट कर सकता है या फिर नहीं। ठीक है, क्यों यहाँ पर आपस में दिक्कत आई? बिकॉज अफगानिस्तान जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे फॉल कर चुका था, तालिबान के हाथों में आ चुका था। सो मेंबर स्टेट्स यहाँ पे कंसेंसस में नहीं थे कि क्या हमें अफगानिस्तान को इनवाइट करना है या फिर नहीं। इस साल का जो होस्ट था वो दोस्तों नेपाल था, और क्योंकि यहाँ पे कोई कंसेंसस नहीं बन पाया था, आफ्टर नो कंसेंसस कुड बी फॉर्म्ड, नेपाल द होस्ट ऑफ द मीटिंग ऑफिशियली कैंसल्ड द मीटिंग ओवर हियर। सार्क की जो स्थापना है ये हुई थी सार्क चार्टर के माध्यम से। मैंने कल भी आपको बताया था, पहले वाली भी क्लास में आपको बता चुका हूँ कि अगर किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन को स्थापित करने के लिए किसी प्रकार का कोई समझौता साइन किया गया है, उस केस में उसका दोस्तों हेडक्वार्टर भी होगा। इसकी साइनिंग हुई थी ढाका में 1985 में। ढाका बांग्लादेश की इंपॉर्टेंट शहर है, वहां पे इसकी साइनिंग हुई थी। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर और इसका जो सचिवालय है, जो इसका सेक्रेटेरिएट है, दे आर लोकेटेड एट काठमांडू, नेपाल। और जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेन इक्वालिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ अदर स्टेट्स एंड म्यूचुअल बेनिफिट। और इसमें अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया था इन 2005, तो काफ़ी पुरानी बात है, ऑब्वियसली नई बात नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है। जो आखिरी सार्क का सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 2014 में काठमांडू में, और उसके बाद कोई भी सम्मेलन यहाँ देखने को नहीं मिला है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के आपस के जो संबंध है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुके हैं। आपको याद करवा दूं, सार्क को लेकर UPSC 2016 के मेंस में सवाल पूछ चुकी है कि सार्क के सम्मेलन जो है उसकी विशेषताओं के बारे में कुछ सवाल पूछा गया था, काफ़ी अच्छा सवाल था। इन 2020 अ $10 million COVID-19 इमरजेंसी फंड वॉज इनिशिएटेड बाय सार्क लीडर्स टू कॉम्बैट द पैंडेमिक। तो ये चीज़ आपको देखने को मिली थी, यही एक लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है। अदरवाइज सार्क को लेके कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, बिकॉज इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं। सार्क में कुल मिला के आपको 8 मेंबर कंट्रीज देखने को मिलती हैं, इंडिया, भूटान, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका। ये सारे तो इसके ओरिजिनल मेंबर्स हैं ही हैं, क्योंकि ये तो वैसे ही साउथ एशिया के हिस्से में माने जाते हैं। अफगानिस्तान जो कि थोड़ा साउथ एशिया थोड़ा वेस्ट एशिया का माना जाता है, सो अफगानिस्तान को भी इसमें एंट्री दी गई थी 2015 में। अंडरस्टूड गाइस? तो इस तरीके से आपके ये वाले 8 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और यहाँ पर हेडक्वार्टर ढाका बांग्लादेश, जी नहीं। अफगानिस्तान 2015, जी नहीं। इसी बेसिस पे ऑप्शन नंबर डी आपका बन जाता है सही जवाब। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने है ओपेक। ओपेक को लेके बात कर लेते हैं। ये सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ओपेक। ये सवाल एक्चुअली काफ़ी आसान बनाया गया है, बिकॉज यहाँ पर आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि रशिया जो है वो असल में ओपेक का सदस्य नहीं है, बल्कि आपको बताना चाहूँगा कि एक और संगठन है ओपेक प्लस के नाम से, रशिया आपको उसकी मेंबरशिप में देखने को मिल जाता है। सऊदी अरेबिया, ईरान, वेनेजुएला जो है ये आपको ओपेक की मेंबरशिप में देखने को मिल जाते हैं ना। इसमें हम बात कर लेते हैं, पिछला पूरा साल मैं समझता हूं ओपेक और ओपेक प्लस दोनों ही बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहे हैं।
ओपेक और ओपेक प्लस अगर आप देखेंगे, ओपेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा है बिकॉज ओपेक एक तरीके से पूरी दुनिया में जो ऑयल की सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। ओपेक की फुल फॉर्म क्या है? ओपेक स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी कि ऐसे देश जो कि पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपोर्ट करते हैं। सो रिसेंटली क्या हुआ था कि यूएई और ओपेक प्लस का जो ग्रुप है उनके बीच में एक समझौता यहाँ पे होने वाला था, लेकिन वो जो है उसमें कंसेंसस नहीं आ पाया था। रिसेंटली टॉक्स बिटवीन यूएई एंड ओपेक प्लस ग्रुप ऑन एक्सटेंडिंग द ग्लोबल पैक्ट टू कट द ऑयल प्रोडक्शन बियॉन्ड अप्रैल 2022 कुड नॉट रीच अ कंसेंसस। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाता हूँ बहुत ही जल्दी। बेसिकली क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा अगर कोविड-19 के बाद 2020 में और 2021 में जब फर्स्ट वेव सेकेंड वेव आई, उस टाइम पे दोस्तों जो क्रूड ऑयल की डिमांड थी वो काफ़ी कम हो चुकी थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके चलते एज अ रिजल्ट जो क्रूड ऑयल की डिमांड थी उसके चलते जो उसके दाम थे वो काफ़ी गिर चुके थे। बिकॉज यहाँ पे दाम काफ़ी गिर चुके थे, इसी के चलते यहाँ पर ओपेक ने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, ऑयल प्रोडक्शन को कट करने वाले हैं। अगर हम लोग प्रोडक्शन को कट करेंगे तो ऑयल के दाम वापस से बढ़ जाएंगे। So in the backdrop of falling oil prices due to COVID-19 pandemic, OPEC Plus group in April 2020 entered into a 2-year output pact for steep cuts in crude production for better price discovery। कि हम लोग तो जी यहाँ पे क्रूड प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा कट करने वाले हैं, लेकिन यूएई के जब इन्होंने ऑनबोर्ड करने की कोशिश करी तो यूएई ने यहाँ मना कर दिया। ओपेक प्लस अग्रीज न्यू ऑयल डील बट विदाउट यूएई एग्रीमेंट। ये कहानी है जुलाई 3, 2021 की। अगर मैं बात करूं ओपेक के बारे में और ओपेक प्लस के बारे में, दोनों के बारे में आपको जानकारी देता हूं। ओपेक क्या चीज़ है, ओपेक प्लस क्या चीज़ है। ये जो आप पेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं ओपेक की। ये एक परमानेंट यानी कि स्थायी रूप से बनाई गई अंतर सरकारी संगठन है, क्रिएटेड एट द बगदाद कॉन्फ्रेंस इन 1960। यानी कि इसका जो क्रिएशन है ये इराक में हुआ था 1960 में, बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुला। उस टाइम पे 4 वेस्टर्न एशियन कंट्रीज थी और एक यहाँ पे आपको लैटिन अमेरिकन कंट्री वेनेजुला देखने को मिलती है। इसका मकसद क्या है कि हम लोग दुनिया भर में सप्लाई ऑफ ऑयल को मैनेज करना चाहते हैं इन एन एफर्ट टू सेट द प्राइस ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड मार्केट इन ऑर्डर टू अवॉइड फ्लक्चुएशंस दैट माइट अफेक्ट द इकोनॉमीज ऑफ बोथ प्रोड्यूसिंग एंड परचेजिंग कंट्रीज। दुनिया भर में ये नहीं चाहते कि ऑयल का जो दाम है वो बहुत ऊपर नीचे हो। ऑब्वियसली ये लोग इतना चाहते हैं कि इनका प्रॉफिट बनता रहे, लेकिन ये लोग ये कहते हैं कि हम लोग ये नहीं चाहते कि ऑयल के दाम में ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिले। इसी चीज़ को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ओपेक वाले संस्थान को बनाया गया था। ओपेक की मेंबरशिप अगर किसी को लेनी है तो कोई भी कंट्री इसमें आके मेंबर बन सकती है, प्रोवाइडेड अगर वो वाली जो कंट्री है इट इज़ अ सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर ऑफ ऑयल, और अगर वो इस पर्टिकुलर संस्थान के जो आइडियल्स हैं, जो सिद्धांत हैं, उनके साथ उनका मेल खाती है, उस केस में ओपेक की मेंबरशिप जो है सभी देशों के लिए ओपन है। ये है ओपेक। ओपेक में अभी कौन कौन है? ओपेक हैज अ टोटल ऑफ 13 कंट्रीज। इस तरह के सवाल कई बार देखने को मिलेंगे कि ओपेक के जो मेंबर्स हैं वो कौन से कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो आपके सामने है यहाँ पे लैटिन अमेरिकन, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके सामने है दोस्तों ये वाले जो कॉन्टिनेंट्स हैं, दीज आर योर क्या कहते हैं, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज हैं। अल्जीरिया, लिबिया, नाइजीरिया, इक्वेटोरियल गिनी, गबोन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अंगोला, ये कंट्रीज कहलाती हैं। उसके बाद ऑब्वियसली इराक, ईरान, कुवैत, सऊदी अरेबिया और यूएई आपको देखने को मिल रही है। ये ओपेक में है। ध्यान रखिए, मैं ओपेक प्लस की बात नहीं कर रहा, मैं ओपेक की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको 13 कंट्रीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पर आपके सामने है, फिर से देख लीजिए, एक यहाँ पर है, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पर है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 5, 13 हो गई। 8 और 5 13 हो गई। ये याद करना काफ़ी आसान है, ये याद करना काफ़ी आसान है, ये दोनों को याद करना आसान है। हाँ, ये थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, ये वाली मुश्किल हो जाती हैं। 1, 2, 3, 4, 5 ये वाली थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, इनको याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेकिन बार बार मैप को देखेंगे याद हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूं ओपेक प्लस के बारे में, तो दोस्तों 10 नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, वो भी क्रूड ऑयल को एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन वो ओपेक प्लस कंट्रीज हैं। इसमें कौन कौन आता है ये तो याद करना और भी मुश्किल है। इसमें एक ही कंट्री को याद करना आसान है, दैट इज रशिया। दोस्तों रशिया सबसे इसमें आसान है। उसके बाद साउथ सूडान और सूडान साथ में आती है। रशिया का पड़ोसी देश कजाकिस्तान देखने को मिल जाता है। पास में देखने वाला देश अजरबैजान देखने को मिल जाता है।
इसमें कुछ कुछ कंट्रीज वेस्ट एशिया की भी हैं, जैसे कि बहरीन हुआ, जैसे कि ओमान हुआ, और उसके बाद कुछ कंट्रीज यहाँ पर आपको साउथ ईस्ट एशिया में भी देखने को मिलती हैं, ब्रुनेई हुआ और मलेशिया हुआ, और एक कंट्री आपको वही सेंट्रल अमेरिका मेक्सिको भी देखने को मिल जाती है। तो 10 कंट्रीज इसमें भी हैं, लेकिन ये अलग हैं। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस टू काउंटरएक्ट अदर नेशंस कैपेसिटी टू प्रोड्यूस ऑयल which could limit OPEC's ability to control supply and price। तो obviously OPEC प्लस बनाया गया, तो OPEC की जो एबिलिटी जिसके माध्यम से वो ऑयल की प्राइस को कंट्रोल कर रहे थे, वो यहाँ पे डेफिनेटली कम होगी बिकॉज ऑफ दी OPEC प्लस। तो ये डिफरेंस है OPEC में और OPEC प्लस में, ज़्यादा कोई मेजर फर्क नहीं है। OPEC प्लस को ऐसा मान लीजिए थोड़ी सी इस चीज़ से परेशानी है कि भाई सब चीज़ें OPEC क्यों कंट्रोल करें, हम भी चाहते हैं कि हम भी चीज़ों को कंट्रोल करें, सो इसीलिए OPEC प्लस को बनाया गया था, ये बात है। Next and the last topic of international organizations in news and today's class, which of the following countries are members of the BIMSTEC? काफ़ी आसान है, इसको ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव नहीं, नेपाल आएगा। तो 1, 2, 3 और 5 आपको देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब बनता है। सबसे पहले इसकी हम लोग मैप को ही देख लेते हैं, कैसे कैसे मेंबरशिप बनती है। बिम्स्टेक का जो नाम है वहाँ से भी आप मेंबर्स को याद कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे देखिए जो भी कंट्रीज बे ऑफ बंगाल में ओपन होती हैं, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, ये तो सिंपल हो गया। 1, 2, 3, 4 और 5, ये तो सिंपल हो गया। अब दोस्तों नेपाल और भूटान को भी जो एक्सेस है वो इंडिया के द्वारा दिया जाता है टू द बे ऑफ बंगाल, सो दैट वो लोग अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यहाँ पर कर सकें। इसीलिए इन दोनों को भी यहाँ पे इंक्लूड करवाया गया है एज पार्ट ऑफ योर बिम्स्टेक। अंडरस्टूड, ये होगी इसकी मेंबरशिप। नाउ ये न्यूज़ में क्यों था? अभी जस्ट थोड़े दिन पहले की बात है, 2 महीने पहले की बात है, पीएम मोदी के द्वारा बेसिकली ये एक प्रस्ताव रखा गया था कि बिम्स्टेक के बीच में भी हमें एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट बनाना चाहिए। बिम्स्टेक क्या चीज़ है? इट इज़ द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसका जो 5वां सम्मेलन था, इट टुक प्लेस इन कोलंबो, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के हालात जो खराब हुए वो तो अप्रैल के एंड में जाके खराब हुए, लेकिन दोस्तों श्रीलंका में उसके पहले बिम्स्टेक का जो 5वां सम्मेलन था वो हो चुका था। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई थी कि पहली बार जो बिम्स्टेक का चार्टर है उसको यहाँ पे दोस्तों साइन किया गया था। द साइनिंग ऑफ द बिम्स्टेक चार्टर वाज द मेन आउटकम ऑफ द समिट। लगभग 2 साल से प्लानिंग चल रही थी कि बिम्स्टेक के चार्टर को साइन किया जाए और फाइनली उसके चार्टर को साइन किया गया है। इट हैज़ अ फॉर्मली लिस्टेड पर्पस एंड प्रिंसिपल्स दैट इट इज गोइंग टू अडेयर टू। अब निर्धारित कर दिया गया है कि भाई क्या आपका मकसद है, क्या आपके सिद्धांत हैं। इसके चलते ही बेसिकली जो है वो अब चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं। इसके बाद जो बिम्स्टेक है, इट इज़ अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजिंग 7 मेंबर स्टेट्स। आपको बता दिया, बांग्लादेश हुआ, भूटान हुआ, इंडिया हुआ, नेपाल हुआ, श्रीलंका हुआ और म्यांमार, थाईलैंड हुए। इनको क्यों इंक्लूड करवाया गया है? बिकॉज इनकी भी बाउंड्री लगती है बे ऑफ बंगाल के साथ। अंडरस्टूड। ये वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है, इट केम इनटू बीइंग इन 1997। इसको बनाया गया था बैंकॉक डेक्लेरेशन के माध्यम से। द बिम्स्टेक सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड करंटली इन ढाका। सार्क का सेक्रेटेरिएट ढाका में नहीं, काठमांडू नेपाल में है। उसकी डेक्लेरेशन साइन हुई थी ढाका में। बिम्स्टेक का सेक्रेटेरिएट ढाका में है, डेक्लेरेशन साइन हुई थी बैंकॉक में। सो ये यहाँ पे बिम्स्टेक के बारे में आपको कुछ बातें जाननी जरूरी है। नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, 2 चीज़ें आपको बताऊंगा। 1 इज इंटरनेशनल लॉ कमीशन, 1 इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। आई थिंक आईसीजे के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं। ये न्यूज़ में क्यों था? बिकॉज पाकिस्तानी गवर्नमेंट पुश थ्रू अ बिल टू हेल्प इंडियन नेशनल कुलभूषण यादव अपील अगेंस्ट द डेथ सेंटेंस गिवन टू हिम बाय अ मिलिट्री कोर्ट। दोस्तों जो आईसीजे है ये यूएन का मेन जुडिशियल ऑर्गन है। जुडिशियल ऑर्गन्स जो आपको देखने को मिलते हैं यूएन में कुल मिला के 6 हैं, जिसमें से इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो कि न्यूयॉर्क में लोकेटेड नहीं है। ये कहाँ पे लोकेटेड है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज नॉट लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, दिस वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1945। इसमें 15 जजेस देखने को मिलते हैं और हर जज का जो यहाँ पे कार्यकाल होता है वो 9 साल का होता है। जो भी फैसला आईसीजे लेती है, इट इज फाइनल बाइंडिंग ऑन द पार्टीज टू अ केस एंड विदाउट अपील। उसके बाद उसमें कोई भी अपील आपको देखने को नहीं मिलती है। अगर हम आईएलसी की बात करें, इंटरनेशनल लॉ कमीशन, ये भी यूएन की बॉडी है। इसको जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था इन 1947 फॉर प्रमोशन ऑफ द प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड इट्स कोडिफिकेशन। ये बेसिकली पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के साथ डील करती है। इसका कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे एम्बिट बहुत नहीं है, बहुत बड़ा स्कोप नहीं है। ये न्यूज़ में इसलिए था बिकॉज इंडिया के एक प्रोफेसर बिमल हैज़ बीन इलेक्टेड टू दी आईएलसी फॉर अ 5-year टर्म स्टार्टिंग जनवरी 1, 2023। लेकिन ये आईसीजे जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर सवाल पहले भी आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है।
इन चीज़ों का आप लोग ध्यान रखिएगा। सो ये थी आपकी आज की क्लास रिगार्डिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन न्यूज़। अगली क्लास में फिर से मुलाकात करेंगे, कुछ और चीज़ें IR से संबंधित आप लोगों के लिए हम लोग जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।